मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। चुनाव 17 तारीख को है और आम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव के बारे में आम लोगों की क्या राय है। राजसमंद में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें नए विधायक बनेंगे, उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, राजसमंद में क्या होना चाहिए, इन 5-10 सालों में क्या बदलाव हुआ। अच्छा, तो अभी ये चुनाव हो रहे हैं, आपके अगर नया विधायक नया बन के आएगा, आपके इस क्षेत्र के लिए आप क्या चाहते हो, क्या विकास होना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारा विधायक स्थानीय हो, क्योंकि किरण माहेश्वरी तो क्या राष्ट्रीय स्तर की लीडर थी, तो वो चुनाव लड़ रही थी, अलग चीज थी। अब ये लोग कहते हैं कि भाई वंशवाद पे राहुल गांधी पे या कटाक्ष करते हैं, गांधी परिवार कांग्रेस चला रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये वंशवाद नहीं है। सही बात। वसुंधरा का लड़का दुष्यंत सिंह की सांसद बनना चाहिए, यहाँ किरण की लड़की दीप्ति बननी चाहिए। क्या बाकी भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय लीडर नहीं है क्या? सही बात। तो एक तो यहाँ स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में क्या कि एक रोजगार की जरूर समस्या है, तो अभी जो प्लांट की जो घोषणा हुई है उसका हम सभी ग्रामीण स्वागत करते हैं, उससे रोजगार लोगों को मिलेगा। और बाकी मोटी समस्या इतनी बड़ी कोई नहीं है जिसमें कि अभी वर्तमान में जरूरत। नहर, सड़कें, पानी, लेकिन हमारे यहाँ भी DMFT फंड से 1.5 करोड़ रुपए हमारी पंचायत को मिले हैं अभी पेयजल योजना के लिए। तो और गोगातला गांव पहले से ही पेयजल योजना से जुड़ा हुआ था, पेमा खड़ा इसी में जुड़ा हुआ था, तो 60 लाख वहाँ मिले। तो उन 60 लाख से वहाँ अलग हो गई, मऊ के लिए 60 लाख मिले हैं। इस प्रकार मिला के DMFT फंड से अभी कांग्रेस सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए दिए। उसके अलावा जो स्थानीय संपर्क सड़कें थी उनको भी डामरीकरण स्वीकृत किए हैं। तो लोग जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। और केंद्र की जो मोदी सरकार है, उस सरकार ने महंगाई का स्तर कहाँ लेके चली गई है। जब 300 रुपए सिलेंडर मिलता था, तो ये लोग सिलेंडर लेके जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे प्रदर्शन करके महंगाई का रोना रोते थे कि महंगाई बेकाबू हो गई। आज पेट्रोल पर वित्त मंत्री का बयान था, अभी जो बजट सत्र चला, कि पेट्रोल पे केंद्र सरकार 33 रुपए कमा रही है और डीजल पे 32 रुपए कमा रही है और लोगों को बना रही है बेवकूफ। इस सरकार ने किसानों को डुबाने का काम किया है। इस सरकार जो ये अंधभक्ति चल रही है, केवल इन्होंने ये प्रोपेगेंडा चला दिया हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान। लेकिन हालत ये है कि हम खुशहाल देशों की श्रेणी में पाकिस्तान से भी नीचे उतर गए। आज GDP हमारी बांग्लादेश से भी नीचे है। तो आपको विकास कहाँ दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। अगर सही चश्मा पहन के देखे तो कहीं विकास नहीं है। केंद्र ये अगर ये केंद्र सरकार रही तो इस देश के इस धर्म के नाम पे ये टुकड़े नहीं कराते। ये देश उस स्थिति में ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि केवल सत्ता प्राप्त करना। सही बात है। और उसके लिए चाहे लोग कितने लोगों को मरवाना हो मरवा देंगे। आज 300 किसान मर गए, तो वो क्या हिंदुस्तान के निवासी नहीं थे? वो देशभक्त नहीं थे? किसान देशभक्त नहीं है, उनको बोल रहे खालिस्तानी, आतंकवादी। तो फिर तो हम भी आतंकवादी हैं, इसका मतलब खालिस्तान नहीं है। हम भी विरोध कर रहे हैं उस बिल का, तो हम भी आतंकवादी हो गए। तो फिर देशभक्ति का सर्टिफिकेट इनके पास है। और जो कांग्रेस को वोट देते हैं कि हिंदू नहीं है, तो हिंदू का सर्टिफिकेट इनके पास है, इनके घर पे पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास में मैं हिंदू नहीं हूँ। इनसे तो ज्यादा हिंदू हैं हम लोगों ना। हमारे लिए सिख भी अच्छे, मुस्लिम भी अच्छे, ईसाई भी ऐसे। हम इस देश में अब्दुल कलाम का भी सम्मान करते हैं, हमीद का भी सम्मान करते हैं। और हमारे तो यहाँ के जो महाराणा के सेनापति थे वो भी मुस्लिम थे। मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये जो अभी किसान बिल की जो बात कर रहे हो, कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये बताया भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम ये किसान बिल लाएंगे। और वही सरकार, वही बीजेपी आने के बाद में बीजेपी ने लाया। तो इसमें कांग्रेस भी जब आती तो यही लाती, तो क्या आप धरने पर बैठते? बिल्कुल बैठते अगर कांग्रेस भी लाती थी। लेकिन उन्होंने इस चीज में पहले ही कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी किसानों से जाकर सब राज्यों के किसानों से जाकर राय लेगी। उसके बाद कमेटी अगर निर्णय देगी तो इस कानून को हम लागू करेंगे। और उसके अलावा भी अगर ये कानून वो भी लाते, MSP खत्म करते, मंडियां खत्म करते, तो भी हम धरना देते।
वो तो कह रहे हैं एमएसपी तो खत्म नहीं हो रही, आप कैसे कह रहे हो कि एमएसपी खत्म हो रही? एमएसपी तो वो बार बार उन्होंने कह दिया कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। उनके कहने से क्या हो रहा, आज कोई खरीदने वाला तो ही नहीं है। आप आज ये हालत हो गई है कि राजस्थान का आदमी ये कह रहे हैं कि इससे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा कि आप पंजाब में ले जाके बेच दो, हरियाणा में ले जाके बेच दो, यूपी में ले जाके बेच दो। किसान इतना समर्थ है कि वो यहाँ से अपना माल दूसरे राज्य में ले जाके बेच देगा। नहीं, वो तो व्यापारी खुद आपके वहाँ आएगा, आपको ऑनलाइन आपको कि भाई यहाँ पर रेट मुझे ज़्यादा मिल रही है, वहाँ पर आपका व्यापारी को आप आवेदन करोगे, वो व्यापारी आपके पास आकर के ले जाएगा। इस तरह की व्यवस्था है। मतलब मैं आपको बताऊं, जहाँ तक स्थिति ये है कि इस पर काफ़ी भ्रम है। दोनों आज हर आदमी किसान बिल को पूर्णतः समझ भी नहीं पाया। आप जो कह रहे हो, जैसे आपने बताया कि एमएसपी खत्म हो गई, कौन गवर्नमेंट कह रही है एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप बता रहे हो कि भाई यार हर आदमी वहाँ जाकर, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन मार्केटिंग होगी, तो ऑनलाइन में कहीं का भी व्यापारी जो ज्यादा रेट दे रहा है उसको आप बेच सकते हो। आपको बेचने के लिए कहीं जाना थोड़ी है क्या? नहीं तो अगर नहीं खत्म हो रही, आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं, तो उस पे कानून बना दो ना। आपको किसी ने रोका तो ही नहीं है, आप गारंटी दे दो हमें कानून बना के। आपको बताऊं, अभी अगर अपन सिर्फ इसी बिल पे बात करें, अभी स्थिति यह है कि भाई कोई भी बात करने को तो तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई इस कानून को ही खत्म करो, जबकि वो यूं कह रहे हैं, मोदी सरकार ने 50 बार कह दिया कि भाई आप बात करने के लिए आ जाओ, आप जो जो संशोधन चाह रहे हो वो हम संशोधन करने को तैयार है। ये वो उन लोगों की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। बात करने के लिए तो किसान 13 बार चले गए हैं, किसान बात क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं किसान। 13 बार तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हर बार बात विफल रही है। तो वो संशोधन नहीं चाह रहे हैं, वो यूँ कह रहा है कि इस बिल को ही खत्म कर दो। नहीं, किसान एमएसपी पे गारंटी देने के बाद उसमें तैयार थे। ये तो संशोधन ही इनकी शर्तों पे कराते, किसानों की शर्तों पे संशोधन करो तो वो तैयार होते हैं। वो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वो मोटिवेट करे, उनको किसान तैयार हो जाएंगे। अगर सरकार की मंशा और नियत अगर बिल्कुल साफ होती तो किसान तैयार हो जाते। इन्होंने जो कमेटी बनाई उसके मेंबरों ने उसका विरोध करके इस्तीफा दे दिया। किसानों की बात करें तो किसान सिर्फ पंजाब के वहाँ बैठे हैं, हरियाणा के बैठे हैं, राजस्थान के भी कुछ किसान बैठे हैं। पूरे भारत के किसान क्यों नहीं एक हो रहे हैं? ये आपकी गलत फहमी है कि नहीं बैठे। अभी आप बंगाल जाओ, बेंगलोर के अंदर आंदोलन हुआ, उड़ीसा में आंदोलन हुआ, गुजरात में भी आंदोलन हुआ। सभी जगह के किसान इनके साथ नहीं है। और जो समर्थन, ये क्या इन्होंने वो एक अंधभक्ति का चश्मा पहना दिया और पार्टी को आगे करके वो बात कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग जबरदस्ती का समर्थन। आप किसानों ने विरोध में इनको कितनी बता दिया कि इतने लोग विरोध कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, तो उनको संतुष्ट करो। उन पे तो आप किले तक लगवा रहे हो, लाइटियां चलवा रहे हो, गोलियां चलवा रहे हो, अब और बाकी क्या रखा? एक पंजाब की जो बात करें, पंजाब में ही लोगों ने ज्यादा विरोध किया। पंजाब में ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, आपको ध्यान नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही, तो पहले से उन्होंने क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू रखवाई? अभी जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो रही है, ये किसान के बिल है, उसमें एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वो बिहार में भी चल रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले तो आपके लिए अच्छी थी। अब है जो गवर्नमेंट ने जब कानून बनाया तो आपने कहा ये अच्छी नहीं है। तो ये दोहरा बर्ताव क्यों? मतलब दोगली बात हो रही है। पंजाब वाले ही किसान पहले तो कह रहे थे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी है, अब जब केंद्र ने कानून बनाया तो अब आप उसका विरोध कर रहे हो। तो उसका उनको कुछ न कुछ नुकसान सामने, कोई चीज पहले चालू नुकसान होती क्या है मैं आपको बताऊं। नुकसान वहां पर क्या है कि जो दलाल जो थे बीच के, वो बिचौलिए सारे खत्म हो रहे हैं। किसान डायरेक्ट अपनी जो अभी अपन बात करते हैं, अभी एक किसान ने कहा कि भाई हमें है जो उपज का पूरा मूल्य हमें नहीं मिलता है, तो उस मूल्य अच्छा मिले इसके लिए एक बड़ा मार्केट दिया किसान को इस बिल के माध्यम से। गवर्नमेंट की नीयत सही है, तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा मार्केट जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको मूल्य मिल सके, इसके लिए करा। तो इसका एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी वो विरोध कर रहे हैं, वो दूसरे बिल का भी विरोध कर रहे हैं, वो जो प्राइवेट मंडियों का भी विरोध कर रहे हैं। तो ये जो है, आप भी, मैं एक बात बताऊं कि इसमें दोहरा बर्ताव कहीं नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, अगर उन्होंने इस चीज को करके देखा है, उन्होंने कुछ नुकसान देखा होगा, तभी तो वो बंद थोड़ी करा है, बंद तो चल रहा है वहाँ पे। हाँ, चल रहा है। तो वो किसान जो अपनी शर्तें रख रहे हैं, उन शर्तों के आधार पर संशोधन कर दे, सरकार तैयार हो जावे। बाकी तो बिचौलिए किसानों को कि भारत के किसी भी हिस्से में चले जाओ आप, कहीं उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है।
तो बिचौलियों को खत्म करने का काम तो सरकार को करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसे एमएसपी की बात करें, गवर्नमेंट 5% खरीद पाती है, हाँ। बाकी 95% तो व्यापारी खरीदते हैं। तो अब जो है, जब अपन एमएसपी पे भी आप बात कर रहे हो, एमएसपी पे 5% ही खरीदारी होती है। अब वो एमएसपी चली भी जाएगी, चालू भी रखेंगे तो भी 5% होगा। 95% जो उपज है उसको बड़ा मार्केट मिले, इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। तो उसके लिए किसान होना नहीं दे रहा है, मतलब किसान को भी कहीं ना कहीं भ्रमित किया हुआ है। आपको नहीं लग रहा है? नहीं, को कुछ भ्रमित नहीं कर रखा है। 5% ही एमएसपी पे खरीद हो रही है, तो ये किसकी गलती है? ये गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट 100% खरीद एमएसपी पे करो और फिर बिचौलियों को खत्म कर दो। अगर 100% एमएसपी पे ही खरीद होने लग जाएगी तो न तो आड़तिया होगा ना बिचौलिया होगा। कहाँ से होगा? फिर कौन होगा बिचौलिया? जब सरकार को ये कानून बना दे एमएसपी का। मैं आपको 100% गवर्नमेंट खरीद भी लगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास में इतने संसाधन होने चाहिए, इतने उनके भंडारण केंद्र होने चाहिए। जब गवर्नमेंट एक प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेट कंपनियों के साथ में मिल करके ना ये फूड स्टोरेज बना रही है, तो कोल्ड स्टोरेज और इस तरह के भंडारण केंद्र बना रही है, तो इसमें किसान क्यों बाधक बन रहा है? जब प्राइवेट के साथ में मिल करके करे या वो गवर्नमेंट खुद करे, पर काम तो किसान का हो रहा है। इसमें किसानों को आप जो बता रहे हो एमएसपी पर 100%, फिर एमएसपी की रेट से और ज़्यादा भी रेट में बिक्री हो सकती है। तो इसके लिए एक व्यवस्था दी है, तो इसका किसान क्यों विरोध कर रहा है? तो निजीकरण सरकार ने कितनी जगह कर दिया है, उसको आपका कितने फायदे मिल गए हैं? निजीकरण किया, जैसे रेलवे का किया, 10 रुपये 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट आता था, अभी आप जाओ 50 रुपए में मिलता है। ये निजीकरण के ये फायदे हैं। दूसरा मैं राजस्थान का बताता हूँ आपको। राजस्थान में बिजली अडानी ग्रुप को बेच दी, उसके बाद बिलों की क्या स्थिति है? मतलब आपके हिसाब से ये अभी जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं राजस्थान में, तो ये अडानी के कारण बढ़ रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल बढ़ रहे हैं। वैसे ये निजीकरण हुआ, उसी का तो हमको इनाम मिल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए निजीकरण का कितना बड़ा नुकसान होता है। वसुंधरा के लड़के की जो बिल बनाने की जो बिल नहीं, मीटर बनाने की जो कंपनी थी, वो कंपनी के जो मीटर थे ब्लैक लिस्टेड किए गए, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। तो ब्लैक लिस्टेड का मतलब वो मीटर खराब थे, ज्यादा रीडिंग निकाल रहे थे। और जैसे ही भारतीय बीजेपी की सरकार आई, वसुंधरा राजे की सरकार आई, और दूसरे ही दिन से और पूरे राजस्थान में वो मीटर लग गए। अच्छा, तो ये फायदे होते हैं निजीकरण के, इसीलिए लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से गवर्नमेंट के पास ही चीजें रहनी चाहिए, निजीकरण नहीं होना? नहीं, निजीकरण हो जाएगा तो फिर सब भी खत्म है। आप आज आरक्षण है, तो सब जगह निजीकरण हो जाएगा। इस आरक्षण को लेके हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाए? निजीकरण वाला आरक्षण वाले को नौकरी देगा। आरक्षण भी आपके हिसाब से सही है? मतलब बिल्कुल सही बात है। आरक्षण अभी जो पूरे भारत में जो चल रहा है, आरक्षण भी सही है? सही है। हर जो आदमी योग्य आदमी है, जो डॉक्टर बना है, जो अच्छे मार्क से बना है, 100% मार्क ला रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। 40% मार्क लाने वाले को नौकरी मिल रही है। आपके हिसाब से सही है? नहीं, नौकरी 100%, लेकिन जो मुख्य धारा में अभी तक नहीं, उसके नुकसान क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्य धारा में नहीं है, उनको जोड़ने के लिए एक सरकार की मुख्य धारा में नहीं, मुख्य धारा में 100% उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट गलत है। जैसे कोई आईएएस बन गया आरक्षण से, फिर उसके बेटे को अगर आप आरक्षण दे रहे हो, वो गलत है। वो लाभ हो के वो ही ले रहे हैं। आरक्षण जब लागू हुआ सिर्फ 10 साल के लिए हुआ, तो ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है कि इन्होंने ढोते रहे इतने सालों तक। तो ये इन्होंने भी कम से कम 10 साल इन्होंने भी राज कर लिया। इन्होंने क्या कर दिया उसमें? नहीं, इन्होंने जब तक वोटों की राजनीति चलती रहे, साल राज इन्होंने भी किया। अगर आरक्षण गलत चीज है तो इनको खत्म कर देना चाहिए था। कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। आप 70 साल का उनसे हिसाब मांग रहे हो, आपने 10 साल में क्या किया उसका हिसाब तो दे दो। आपने 10 साल में सब बेचने का ही काम किया। उन्होंने तो जो चीजें बनाई है 70 साल में, कह रहे हैं कि भाई मंदिर बनाया हमने, धारा 370 मंदिर न तो कांग्रेस ने बनाया न भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके डिसीजन से मंदिर बना है। इन्होंने तो उसके चक्कर में लोगों को मरवाया था, ये जरूर काम किया था। मंदिर न कांग्रेस ने बनाया, न बीजेपी ने बनाया, न बसपा ने बनाया, न मैंने बनाया, न आपने बनाया। ये तो भारतीय संविधान ने बनाया, संविधान के कानून के आधार पे बना है। सही बात। उसका श्रेय अगर ये लोग ले रहे हैं, ये तो कहते हैं कि
जो हमें वोट देते ही नहीं वो देशद्रोही है। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट भी इनके पास, देशभक्ति का भी इनके पास। कांग्रेस में भी कमियां थी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस में कमियां नहीं थी, कमियां सब में होती और कमियां है उनको भी मानना चाहिए कि हमारे में ये कमियां थी। लेकिन इन्होंने तो जो उन्होंने बनाया उसको बेचने का काम ही कर रहे हैं भाई, हर चीज बेच रहे हो आप। एक रिजर्व बैंक में एक फंड होता है जो देश के लिए आपातकाल के लिए काम आता है। जब जो गवर्नर रघुराम राजन, वो एक उत्प्रेत ऐसे कुछ नाम था गुजराती, वो लोग जो अर्थशास्त्री थे, वो जब गवर्नर थे उन्होंने वो पैसा फंड देने से मना कर दिया कि भाई ये आपातकाल के लिए होता। और इस मोदी सरकार ने एक इतिहासकार को गवर्नर के पद पे बैठा के वो फंड भी उठा लिया। आज आप पाकिस्तान को ये कर दें, चीन को ये कर दें, जबकि हालत ये है कि अपने पास उनसे लड़ने के लिए जो आपातकाल के लिए जो फंड होता है उसको भी खा गए ये लोग। तो आज आप युद्ध हो जावे तो ये तो हिंदुस्तानियों ने क्या हमेशा से सीना चौड़ा रख रखा है। जो 62 के युद्ध में साधन नहीं थे तो भी अपन लोग लड़े, इसलिए लड़ लेंगे। बाकी इनके चक्कर में तो वाकई में एक दिन में देश और बढ़ जावे, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। सही बात। ठीक है बहुत सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।